अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमरीन आमिर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस जो है वो टाइम पर मिलती रहें। हमने लास्ट लेक्चर जो है वो अपलोड किया था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पे, और आज हम उसी लेक्चर को जो है वो कंप्लीट करेंगे। वो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी तो इस वजह से मैंने टॉपिक को स्प्लिट कर दिया, और पार्ट 1 जो है वो आप देख चुके हैं। तो अब आज जो है हम वो पार्ट 2 को देखेंगे। तो हम इसमें पढ़ रहे थे कैनन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो हम उसी को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आपको थोड़ा सा हेड दिखा दूं। कैनन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, यानी जो भी आपने इंटरप्रिटेशन करनी है तो उस इंटरप्रिटेशन करते वक्त कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं जो कि इंटरप्रिटेशन करते वक्त आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो इसमें हम एक रूल देखेंगे और फिर उसका काउंटर रूल देखेंगे, यानी ये रूल अप्लाई करेगा अनलेस ऐसी सिचुएशन हो जिसमें कि काउंटर रूल अप्लाई करना पड़ जाए। तो रूल देखते हैं पहला, दैट इज इफ द लैंग्वेज ऑफ अ स्टैट्यूट इज प्लेन एंड अनएम्बिगुअस। अगर तो लॉ की जो लैंग्वेज है स्टैट्यूट की वो प्लेन है, बड़ी सिंपल है, और उसमें किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं है, तो उसी को देखा जाएगा, उसी को कंसीडर किया जाएगा और उसी से उसकी तशरीह या उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी। Unless the literal interpretation would lead to absurd or mischievous consequences, like वो बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट से हट रही है या बिल्कुल एक डिफरेंट उसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन सामने आ रही है, तो उस सूरत में जो है वो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की जा सकती है और लिटरल जो है वो नहीं की जाएंगी। If the terms of the statute, सेकेंड मैं रूल पढ़ रही हूँ, if the terms of the statutes have received judicial construction before enactment, the terms should be understood according to that कंस्ट्रक्शन। अब एक सिचुएशन आती है कि एक कानून अभी रिसेंटली आया है और उसके ऊपर कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो कदरे मुश्किल होती है। लेकिन वो कानून जो थोड़ा पुराना है और जिसके ऊपर प्रेसिडेंट्स की सीरीज मौजूद है, तो वो जो सीरीज ऑफ प्रेसिडेंट्स है, जो सुपीरियर कोर्ट्स के फैसले हैं, वो काफी ज्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं हमें उस सेक्शन को या उस स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने के लिए। अब इसका काउंटर रूल क्या है? Unless the statute clearly requires them to have a different meaning, जहां पे कानून के अंदर स्पेसिफिकली एक वर्ड फ्रेज या एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अब बिल्कुल टोटली एक डिफरेंट मीनिंग जो है वो रिक्वायर्ड है, तो फिर हम जो है वो उस लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, स्पेसिफिकली उस लॉ के कॉन्टेक्स्ट में जो उसको मीनिंग मिलना चाहिए उसको देखेंगे। Every word and clause must be given effect. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि किसी भी कानून में, स्टैट्यूट में कोई भी सेक्शन जो है या कोई भी ऐसी एक लाइन या एक लफ्ज ऐसा नहीं है जो बगैर वजह के है। हर सेक्शन, हर लाइन, हर लफ्ज का एक खास मतलब है और उसको उसके अंदर जो है वो एक चेन डेवलप की जा रही है, लॉजिकली उसका जो है वो सीक्वेंस डेवलप किया जाता है। तो कभी भी सेक्शन पढ़ते वक्त आप ऐसा मत कीजिए कि आपको किसी प्रोवाइजो की समझ नहीं आ रही या किसी एक्सप्लेनेशन की समझ नहीं आ रही तो आप उसको टोटली एक साइड में रखते हैं और बाकी सेक्शन समझने की कोशिश करें। ये ऐसे ही है कि जैसे हम एक जो है वो कड़ी जुड़ रही हो, चेन बन रही हो, तो हम उसमें से एक जो है वो उसकी हुक निकाल दें, तो वो हुक निकालने से क्या होगा कि वो टूट जाएगी, उनका आपस में लिंक जो है वो नहीं रहेगा। तो ये लिंक डेवलप करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। Counter rule, unless inadvertently inserted into the statute or if repugnant to the rest of the statute, certain words may be rejected as surplusage. अब आपको पता है कि लॉज की ड्राफ्टिंग जो है वो मैन मेड है। पार्लियामेंट जो है वो लॉ डिपार्टमेंट से जो भी कवानीन होते हैं या लॉ डिवीजन से जो होते हैं वहां से ड्राफ्ट करवाती है, तो जरूरी नहीं है कि वो कवानीन जो है वो उनको आप बहुत ज्यादा उसमें परफेक्शन हो। बिकॉज मैं खुद जो है वो प्रीवियसली आई वॉज पार्ट ऑफ लॉ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट।
सेक्शन ऑफिसर लेजिस्लेशन। तो काफी लेजिस्लेशन का काम किया है, हाथ से निकला हुआ है लेजिस्लेशन का काम, ड्राफ्टिंग का काम। तो उसमें देखा है कि आप फर्स्टली आप क्या करते हैं कि जब आपको कोई लॉ बनाना हो, आपको कोई नया जो है वो टारगेट दिया जाता है, तो फर्स्टली आप एग्जिस्टेंट लॉज देखते हैं। अगर आपके मुल्क में मौजूद है तो आप उनको देखेंगे, अगर आपके मुल्क में नहीं मौजूद तो आप डिफरेंट किस्म के कंट्रीज जो हैं वहां से देखते हैं वहां क्या कवानीन है, और फिर वहीं से जो है वो एक आइडिया कंसीव करके उसके ऊपर जो है वो अपने कंट्री का लॉ जो है वो डेवलप किया जाता है, उसका ड्राफ्ट जो है वो बनाया जाता है। तो उसमें काफी सारी गलतियां हो सकती हैं, हो सकता है कोई ऐसा वर्ड हो जिसका आपकी कंट्री में कोई मीनिंग ना हो। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो आप अभी भी देखें कि हमारे कई ऐसे स्टैट्यूट्स हैं जिसमें आपको किंग का वर्ड मिलेगा, क्राउन का वर्ड मिलेगा, क्वीन का वर्ड मिलेगा, इसलिए कि वो ब्रिटिश मेड लॉज हैं और पाकिस्तान में इस वक्त मोनार्की नहीं है, तो उसकी कोई पाकिस्तान में ऐसा जो है वो एप्लीकेशन नहीं है। फिर हम क्या करते हैं कि हम उन अल्फाज को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर देते हैं, हम ये कंसीडर ही नहीं करते कि इस सेक्शन के अंदर कोई पर्टिकुलरली ऐसा वर्ड यूज हुआ है। Words are to be interpreted according to the proper grammatical effect of their arrangement within the statute. It matters a lot कि कौन सा लफ्ज किस लफ्ज से पहले इस्तेमाल किया गया है और कौन सा लफ्ज किस लफ्ज के बाद इस्तेमाल किया गया है। आपको एग्जांपल दूं तो लैंड लॉज में आपने अक्सर पढ़ा होगा ऑनर ऑफ द लैंड एंड लैंड ऑनर, तो इन दोनों का सेम मतलब नहीं है, मुख्तलिफ मीनिंग है। तो अब आप देखें क्या हो रहा है, एक लफ्ज में पहले ऑनर यूज कर दिया गया, दूसरे में बाद में यूज कर दिया गया और मीनिंग टोटली डिफरेंट हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल थी कि उनकी जो एक अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट से भी काफी हेल्प आउट मिलती है इंटरप्रिटेशन करने में। Only strict adherence to the rules of grammar would defeat the purpose of the statute. So बात वही है कि जो इंटरप्रिटेशन है उसका एक तो लॉजिकल सीक्वेंस बनना चाहिए, दूसरे इट शुड बी पर्पस ओरिएंटेड। इंटरप्रिटेशन की जो पेचीदगियां हैं वो डिफीट ना कर दें, उस कानून का जो मकसद था, ऑब्जेक्टिव था, उसको डिफीट ना कर दें। तो उसकी इंटरप्रिटेशन इस स्टैट्यूट के इस प्रिंसिपल के मुताबिक होनी चाहिए। द लास्ट कैनन इज अ स्टैट्यूट कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स टेक्स्ट। ओके, सो जो टेक्स्ट है वो स्टैट्यूट है, उसकी इंटरप्रिटेशन जरूर हो सकती है बाय प्रेसिडेंट, बट हम उसमें चीजों को अज्यूम प्रिज्यूम ये नहीं कर सकते। लेकिन टू इफेक्ट द पर्पस ऑफ द स्टैट्यूट में भी जो है उसको हम प्रेसिडेंट्स के जहन में रखते हुए उसके अंदर जो है वो कुछ ऐसी चीजों को इंक्लूड समझा जा सकता है, लेकिन अगेन वो प्रेसिडेंट्स को देखते हुए। अब अगर आपको मैं इसमें एग्जांपल दूं तो आप ये देखें कि कवानीन में आपको जेंडर के ऊपर ही है या शी है, मेल है या फीमेल है, लेकिन अगर उसी प्रोपोजिशन में कोई ट्रांसजेंडर है तो व्हाट वी विल डू, मतलब हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, तो हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। हम ऐसे ही समझेंगे कि ये सेक्शन जिस तरह मेल्स पे अप्लाई हो रहा है, फीमेल्स पे अप्लाई हो रहा है, ये सेक्शन उसी तरह ट्रांसजेंडर पर भी जो है वो अप्लाई हो रहा है। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं तो हम पढ़ रहे हैं कि इंटरनली स्टैट्यूट के अंदर से कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें हेल्प आउट कर सकते हैं उसको अंडरस्टैंड करने में। स्टैट्यूट का जो पूरा टाइटल है वो हमें हेल्प आउट कर सकता है उसको अंडरस्टैंड करने में। देखें, अगर एक कानून का नाम ही है जी वेस्ट पाकिस्तान, तो हम उसको ईस्ट पाकिस्तान पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये वेदर इट इज अप्लाइज अपॉन ईस्ट पाकिस्तान और नॉट। इसी तरह अगर एक कानून में जो है वो कानून की टर्म में ही आपको रेवेन्यू का वर्ड आ गया है या लैंड का वर्ड आ गया है, तो आप देखिए कि ये मूवेबल प्रॉपर्टीज पे अप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज इसमें लैंड का वर्ड
आ गया है। तो जो टाइटल है वो हेल्प आउट कर सकता है। प्रीएम्बल ऑफ द स्टैट्यूट बेसिकली आप समझिए इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर होता है कि ये कानून बनाने के पीछे इरादा क्या था, तो वो काफी हेल्पफुल होता है उस कानून की तशरीह करने में। देन किसी भी चैप्टर की जो हेडिंग है उसको हम देख सकते हैं, लाइक एक चैप्टर है जिसमें आप बात कर रहे हैं पावर्स की, तो दैट मीन्स उस चैप्टर के अंदर जितने भी सेक्शंस हैं वो एम्पावरिंग सेक्शंस होंगे या डिसेबलिंग सेक्शंस होंगे, यानी या वो कोई अथॉरिटी दे रहे होंगे या वो किसी अथॉरिटी से मना कर रहे होंगे। इस तरह अगर कोई एक चैप्टर ऐसा है जो कि जिसकी हेडिंग है मिसलिनियस, तो उसमें जितनी भी प्रोविजंस है उनका हो सकता है आपस में कोई ऐसा सच लिंक ना हो, वो सारी डिफरेंट प्रोविजंस हो। देन मार्जिनल नोट्स टू एवरी सेक्शन ऑफ द स्टैट्यूट, अगर किसी किस्म का कोई मार्जिनल नोट दिया गया है तो उसको देखा जा सकता है। पंक्चुएशन मैटर्स अ लॉट, लाइक अगर कॉमा है तो दैट मीन्स कि अभी कॉन्टिन्यूएशन है, जो भी चीज चल रही है। फुल स्टॉप है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एक बात मुकम्मल हो गई है और फिर आगे से एक नई बात स्टार्ट हो रही है, तो इट मैटर्स अ लॉट। इसी तरह आप देखें पंक्चुएशन में अगर कॉलन आ जाएगा तो दैट मीन्स कि हम अब आगे क्या देखेंगे, आगे एक लिस्ट आएगी चीजों की। इसी तरह सेमी कॉलन आ जाएगा तो हम उसमें देखेंगे कि ये सेमी कॉलन के बाद जो है वो चीजें कंटिन्यू करेंगी, लिस्ट कंटिन्यू करेगी और आखिर में फिर एंड के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये डिफरेंट किस्म की चीजें हैं। देन इलस्ट्रेशंस जो है किसी भी सेक्शन के नीचे वो इसीलिए दी जाती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सके। इसमें मुझे पीपीसी में वो जो 378 है थेफ्ट का सेक्शन, उसमें आप देखें तो बड़ी खूबसूरत इलस्ट्रेशंस दी गई हैं एक एक एक्सप्लेनेशन को जो है वो इलेबोरेट करने के लिए। देन उस लॉ में बताई गई डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जो डिफरेंट किस्म की प्रोवाइजोस दी गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। एक्सप्लेनेशन होती है कुछ सेक्शंस में, अभी जो मैंने आपको 378 पीपीसी का बताया तो उसकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। अच्छा, मैं ज्यादा पीपीसी की एग्जांपल्स इसलिए देती हूँ कि जब मैंने अपना टीचिंग करियर का स्टार्ट किया तो मैंने अपने बहुत मेरे फेवरेट टीचर थे पाकिस्तान पीनल कोड के सर अल्ताफुर रहमान खान साहब, उनसे मैंने पीपीसी पढ़ी थी और मुझे वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था। तो बाद में मैंने जब टीचिंग करियर स्टार्ट किया तो मैंने इसी सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, तो इसलिए वो मुझे ज्यादा मतलब उसकी एग्जाम्पल ज्यादा अच्छी लगती हैं देना। देन सेविंग क्लॉजेस है या कोई भी ऐसी क्लॉज है जिसमें किसी चीज को एक्सक्लूड किया जा रहा है, तो ये सब भी जो है वो हेल्पफुल हो सकती हैं इंटरप्रिटेशन करने में। अब हम एक्सटर्नल एड्स देख लेते हैं कि अगर कानून के अंदर से, स्टैट्यूट के अंदर से चीजें नहीं मिल रही, जो आपको ऐसे हेल्प नहीं मिल रही, तो एक्सटर्नली क्या हेल्प ली जा सकती है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सिनेरियो देखा जा सकता है, जिस सिनेरियो में वो लॉ जो है वो लाया गया था वो हेल्पफुल हो सकता है। देन स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस देखे जा सकते हैं जो लेजिस्लेचर की तरफ से नोटिफाई किए जाते हैं किसी भी कानून को लाते वक्त। देन जो ओरिजिनल बिल ड्राफ्ट हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे हेल्प ली जा सकती है। पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हो सकती है किसी भी कानून की इंटरप्रिटेशन पे। स्टेट ऑफ थिंग्स एट द टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर लेजिस्लेशन वाज इनेक्टेड, सो उस एक पर्टिकुलर लेजिस्लेशन जब लाई गई तो उस वक्त सिचुएशन क्या थी। लाइक अगर टेररिज्म के रिलेटेड कोई कानून है तो वी विल सी कि जिस जमाने में ये कानून इम्प्लीमेंट किया गया था उस वक्त टेररिज्म की कंडीशन क्या थी, या करप्शन से रिलेटेड कोई लॉ है तो उसको देखा जा सकता है। देन जुडिशियल कंस्ट्रक्शन, जो भी कोर्ट्स के फैसले हैं या कोर्ट्स की इंटरप्रिटेशन है उसको लीगल डिक्शनरीज हेल्प कर सकती हैं। और लॉज जितने भी होते हैं वो कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं, तो जो चीज दिमाग एक्सेप्ट करता है, जो लॉजिकल साउंड करती है, तो वो इंटरप्रिटेशन भी जो है वो कंसीडर की जा सकती है। अच्छा, ये अब कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इंटरप्रिटेशन के, और उसमें सबसे पहले लिटरल कंस्ट्रक्शन है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले किसी भी कानून को जो है वो लिटरली इंटरप्रेट
किया जाए। और अगर वो कानून जो है वो लिटरली आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो रहा है तो वहां पर जो है वो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो की जा सकती है। लेकिन जहां पर थिंग्स आर क्लियर और अनएम्बिगुअस, कोई पेचीदगी नहीं है, तो वहां पे कानून इंटरप्रेट करते वक्त किसी किस्म की एक्सटर्नल एड लेना जरूरी नहीं है। ये जो रूल है दैट इज बेसिकली द इंटेंट ऑफ देम दैट मेक इट, वो बहुत जरूरी है। इंटेंट ऑफ देम से मुराद है कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन किसी भी कानून को ड्राफ्ट करते वक्त जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकती है इन केस जहां पे ओरिजिनल सेक्शन से जो है वो कोई कॉन्सेप्ट एज सच क्लियर नहीं हो रहा या एम्बिग्विटी आ रही है। वर्ड्स कपल टुगेदर टू टेक कलर फ्रॉम ईच अदर, बहुत ये खूबसूरती से ये लाइन लिखी गई है कि जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको इकट्ठे मिलाकर एक जो फ्यूजन डेवलप होगा, वो फ्यूजन हमेशा हेल्प आउट करेगा उसकी कंस्ट्रक्शन करने में, उसकी इंटरप्रिटेशन करने में। The golden जो रूल है दैट इज नो हाइपोथेटिकल कंसिडरेशंस, मतलब इसको इंटरप्रिटेशन में इतना ज्यादा बाहर नहीं कॉन्सेप्ट से और कॉन्टेक्स्ट से निकल जाना कि आपको मतलब वो बिल्कुल समझ ही ना आए, या हाइपोथेसिस में हम खुद से कंसीडर करने लग जाएं मुख्तलिफ सिचुएशंस को। ऐसा नहीं होता, कोई भी कानून जो होता है वो एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के लिए होता है, तो उन्हीं सर्कमस्टांसेस में उसको जो है वो कंसीडर किया जाना चाहिए। कॉन्टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन पे मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बात कर चुकी हूँ। देन लिबरल कंस्ट्रक्शन है, दैट मीन्स कि जहां पे राइट्स वगैरह की बात आ रही है तो लिबरली कंस्ट्रक्ट होना चाहिए ताकि कानून का जो फायदा है वो ज्यादा मिल सके। बिकॉज लॉज, देखें, लॉज आर मेड फॉर मैन, मैन आर नॉट मेड फॉर लॉस। जो कवानीन होते हैं ना वो हमारे लिए बनाए जाते हैं, हमें फैसिलिटेट करने के लिए, हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए, हमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में रखने के लिए, ना कि हम कानून सिर्फ बनाते हैं कि जिन लोगों को तंग करना है उनके लिए नहीं बनाए जाते। तो इनकी इंटरप्रिटेशन करते वक्त भी यही बात जहन में रखनी चाहिए। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन इज बेसिकली कि हार्मनी डेवलप होनी चाहिए, हर सेक्शन की आपस में एक रब्त डेवलप होना जो है वो बहुत जरूरी है। देन कंस्ट्रक्शन टू अवॉइड इनवैलिडिटी, ऐसी जो है वो इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए कि जहां पर आप मतलब इनवैलिडिटी की तरफ ज्यादा जा रहे हों, जहां पर चीजें एक्सक्लूड ज्यादा हो रही हों। रीडिंग डाउन जो है दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आप एक प्रोविजन को पढ़ें, नहीं समझ आती दोबारा पढ़ें, नहीं समझ आती तीसरी बार पढ़ें, चौथी बार पढ़ें, पांचवी बार पढ़ें, एंड यू विल सी, आप देखें कि आपने एक सेक्शन अगर 2 साल पहले पढ़ा था तो उस वक्त उस सेक्शन को आपने और तरह अंडरस्टैंड किया था, लेकिन आज आप वही सेक्शन पढ़ेंगे तो वो और तरह पढ़ेंगे। 497 बेल की एग्जाम्पल ले लेते हैं सीआरपीसी के। 497 जब हम एलएलबी पार्ट 3 में पढ़ते हैं तो हमारे लिए उसकी इंटरप्रिटेशन और होती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस में आते हैं या कोई हमने बेल पिटीशन फाइल करनी होती है तो इसी सेक्शन को हम पढ़ते हैं तो हमारी इंटरप्रिटेशन और होती है। जब हम एज मैजिस्ट्रेट बेल डिसाइड करने के लिए 497 पढ़ रहे होते हैं, हमारी इंटरप्रिटेशन और होती है। बीइंग प्रोसिक्यूटर अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारी इंटरप्रिटेशन और होती है। तो ये देखें, इंटरप्रिटेशन चेंज होती रहती हैं क्योंकि हमारा माइंडसेट चेंज होता रहता है, हमारा जो एक लीगल विजडम है वो इम्प्रूव होती रहती है, तो ये भी उसके हिसाब से जो है वो चेंज होती रहती है। कुछ और प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि अब आप ये प्रिंसिपल देख सकते हैं कि जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, सेम नेचर के स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, तो उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको सेम इंटेंशन के साथ ही जो है वो करनी चाहिए। लाइक अगर एक स्टैट्यूट के अंदर रेंट का वर्ड आया, एक स्टैट्यूट के अंदर ऑनर का वर्ड आया, एक स्टैट्यूट के अंदर सपोज पार्टीशन का वर्ड आया, तो ये सब कुछ हम देखेंगे कि वो स्टैट्यूट सपोज लैंड रिलेटेड है तो ये उसी से रिलेटेड जो है वो सारा कुछ, सारे वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं।
तो यहाँ पर जो है वो हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। काफी ज्यादा हमने पढ़ ली है आज, तो ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन है भी, थोड़ा सा हमें फील होता है कि थोड़ा सा ये फिलोसफिकल थोड़ा सा है, इस वजह से तो आप बोर ना हो जाए। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। कोई क्वेरी हो तो आप जो है वो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसको जरूर एड्रेस करूंगी। और अब मेरा इरादा है कि मैं नेक्स्ट वीडियो रिसर्च स्किल्स पर बनाऊं कि रिसर्च कैसे करनी चाहिए, लीगल रिसर्च जो है उसके बारे में बताऊं। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पर या किसी और टॉपिक पर जो है वो जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। अल्लाह हाफिज।